नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टेडियम का स्वागत है। आइए जब हम लोग मॉडल सेट 2022-23 यानी न्यू पैटर्न के आधार पर मॉडल सेट जारी हो चुका है। 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, तो 10 क्लास का मॉडल सेट जारी हो चुका है। तो मैं आप लोगों का 10 क्लास का साइंस का मॉडल सेट का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मॉडल सेट जारी हो चुका है, तो दो प्रकार का मॉडल सेट जारी किया गया है। एक सब्जेक्टिव के लिए अलग जारी किया गया है, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग जारी किया गया है। तो ये आपका 40 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं ये साइंस सब्जेक्ट है, कक्षा 10। तो मैं आप लोग का सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ 1.5 घंटा आपको समय मिलेगा। जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पिछला साल एग्जाम दिए थे 40 अंक का, तो ये 40 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इसलिए आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल पर बने रहें। सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का आप लोग को मैं सॉल्यूशन दूंगा पूरे डिटेल के साथ। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 40 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव है। तो इसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग देखिए, दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण का भी उपयोग होता है, पर यहाँ पर आपका समतल दर्पण उपयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग 10 क्लास का जो पढ़े हैं, 10वां चैप्टर में पढ़े हैं, परावर्तन वाला चैप्टर में, तो उसमें क्या है कि आपका गोल्य दर्पण के बारे में हम लोग पढ़े हैं। किसके बारे में? गोल्य दर्पण के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो गोल्य दर्पण के अंतर्गत आपका समतल दर्पण नहीं आता है, आपका एक उत्तल और अवतल आता है गोल्य दर्पण के अंतर्गत। इसीलिए आपका आंसर जो होगा आपका सही नंबर सी नंबर, आपका आंसर सही होगा। गोल्य दर्पण यानी अवतल दर्पण आपका सही होगा, 1 का फर्स्ट सी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोल्य दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा। तो दिया हुआ यहाँ पर आर। तो आपका जो कि गोल्य दर्पण का फोकस दूरी यानी एफ जो होता है, एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2। तो आपका जिस ऑप्शन में है वही आपका सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन में है? आपका बी नंबर ऑप्शन में है, एफ बराबर r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर में है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। कौन सी भौतिक राशि आपका अपरिवर्तित रहता है। जैसा कि आप लोग का पता है कि अपवर्तन में क्या होता है कि जैसे कोई एक स्लाइड है, कांच का स्लाइड है, तो उसमें जब जैसे मान लीजिए कांच का स्लाइड है, जब प्रकाश का वेग अगर यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अलग अलग इसका माध्यम होने के कारण से क्या होता है, प्रकाश का वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन होता है तो उसका तरंगदैर्घ्य भी क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों परिवर्तित होता है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है कि अपरिवर्तित कौन सा नहीं बदलता है। इसका आवृत्ति नहीं बदलती है, वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाता है। तो आपका यहाँ पूछा है कौन सा नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है, तो आपका हो जाएगा आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर का 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1 मीटर अगर रहता है तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले का होगा 1 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर, 1D हो जाएगा। देखिए यहाँ पर -D भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो माइनस नहीं होगा, प्लस में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखिए 5वां नंबर बोला 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यानी फोकस दूरी पूछा है, तो हम लोग जानते हैं P बराबर फॉर्मूला होता है, P बराबर इसमें होता है P बराबर 1/f होता है। लेकिन हमको पूछा क्या है, f का वैल्यू पूछा है कि f बराबर क्या होगा। f तो 1/p हो जाएगा, इसको उल्टा देंगे तो 1/p हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/p। जब हम इसको करेंगे यानी f का वैल्यू 1/p, f का वैल्यू 1/p हो जाएगा। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/4। तो 1/4 जब लिखेंगे तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0.25 हो जाएगा। यानी 0.25 इसका हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा किस में, मीटर में। लेकिन आपका सब ऑप्शन किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो जब हम इसको 0.25 को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे
तो 100 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर। अरे वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसमें? अवतल दर्पण में इसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहन के अग्रदीप में। अगला है क्वेश्चन 7वां नंबर। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। प्रतिबिंब जहाँ पर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं, अथवा इसी को कहा जाता है रेटिना। इसको रेटिना कहा जाता है। दृष्टि पटल हिंदी से कहते हैं, इंग्लिश से इसको रेटिना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8वां नंबर में कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? तो सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर। 9वां नंबर में दिया है कि नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो नेत्र में प्रकाश का जो मात्रा जाता है तो वह आपका पुतली नियंत्रित करता है। क्या कौन नियंत्रित करता है? पुतली नियंत्रित करता है। इसका प्रकाश जो है, प्रकाश को जो नियंत्रित करता है वह पुतली नियंत्रित करता है। पुतली उसको नियंत्रित करता है। और उसको परितारिका क्या करता है? परितारिका जो होता है, परितारिका वह फोकस दूरी को समायोजित करता है। यानी फोकस दूरी को, यानी कितना, कौन सा वस्तु के लिए कितना कितना दूरी पर स्थित है उसका फोकस दूरी को समायोजित करता है परितारिका। पुतली क्या करता है? पुतली के द्वारा प्रकाश कितना उसमें प्रवेश करना है नहीं है, तो आंख को कितना खोलना है और नहीं खोलना है, ये पुतली उसका ये निर्धारित करता है। जो उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर में। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो मानव नेत्र में लेंस जो होता है वह लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा। तो उल्टा और वास्तविक इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी। उल्टा और वास्तविक बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर। 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? तो ये आपका ऊर्जा की इकाई होती है। 1 किलोवाट घंटा ये इसका ऊर्जा की इकाई होती है। अगला नंबर, कूलम किसका SI मात्रक होता है? तो कूलम विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर जो होता है वह क्या करती है? वह विद्युत ऊर्जा लेता है और विद्युत ऊर्जा ले करके वह घूमती है तो क्या बनता है? यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण करता है। वह यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण करता है। तो यह आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा से क्या बनाता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो आपका हो जाएगा विद्युत युक्ति जो परिवर्तित करता है, यानी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यही आपका जनित्र अगर पूछता, आपका अगर जनित्र रहता तो जनित्र क्या करता है? जनित्र को जब हम लोग घुमाते हैं यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा अगर होता है तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। जल का विद्युत अवघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल का विद्युत अवघटन, जब जल जो है H2O, इसको जब विद्युत अवघटन किया जाता है, विद्युत अवघटन, इसको बिजली पार किया जाता है, बिजली इसमें विद्युत अवघटन कराया जाता है, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग इसमें टूट जाता है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग विखंडित हो जाता है। तो जब विखंडित हो जाता है उसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CuO प्लस H2O। CuO प्लस H2, 15 नंबर क्वेश्चन। CuO प्लस H2 एरो CuH2O। तो इसमें बोल रहा है कि दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ में उपचयन हो रहा है? तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, उपचयन और अपचयन दो प्रक्रिया होता है। उपचयन और अपचयन। तो उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, यानी प्लस दे दिया मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। और अपचयन में क्या होता है?
अपचयन में ऑक्सीजन का माइनस होता है, यानी ऑक्सीजन का कमी होता है। तो आपको इसमें देखना है कि दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ में उपचयन हो रहा है, माने किस पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर H2 के पास ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन H2 के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब अभिक्रिया जब हुआ तो H2 के पास मेरा ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब किस में वृद्धि हुआ, H2 में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में दिया गया है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया हो रही है, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपका कॉपर सल्फेट का विलयन है, यानी कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 प्लस इसमें क्या हो रहा है, लोहे का किल दिया हुआ है यानी Fe दिया हुआ है। तो जब इसको अभिक्रिया कराया जाएगा तो ये क्या होगा, लोहा जो है इसको विस्थापित कर देगा किसको, कॉपर को। तो बन जाएगा FeCuSO4 यानी FeCuSO4 हो जाएगा, यानी कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो विस्थापित कर देगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन प्रतिसूचक है, प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक कौन है, तो आपका देखिए लिटमस पत्र आपका प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन जो है ये आपका ये लैब में तैयार किया जाएगा, ये प्रयोगशाला विधि है। आपका लिटमस पत्र जो है आपका ये प्राकृतिक सूचक हो गया। प्राकृतिक सूचक में क्या क्या आता है, प्राकृतिक सूचक में आपका जाकर के हल्दी आता है, लौंग आता है, ये प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आता है। ये लिटमस पत्र होता है, ये लिटमस पत्र जो होता है आपका, ये लिटमस पत्र होता है, ये आपका प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आता है। और लिटमस पत्र जो बनाया जाता है इसका लीचेन का पौधा से बनाया जाता है, लीचेन का पौधा से बनाया जाता है। आप लोगों को मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा इससे रिलेटेड तो आप लोग एक भी क्वेश्चन का आंसर छूटे ना, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। किसी विलयन में pH मान 10 है तो वह निम्न में क्या होगा, अम्ल, क्षार, लवण, उदासीन। तो आप लोगों को पता है कि 0 से लेकर के 14 तक इसमें होता है। तो 7 जब होता है तो उदासीन होता है, 7 में क्या होता है, उदासीन होता है, 7 में उदासीन होता है। और 7 से जब कम होता है तो वह अम्ल होता है, और 7 से जब अधिक होता है तो क्या होता है, वह क्षार होता है। तो मेरा यहाँ कितना दिया हुआ है, 10, तो 10 दिया हुआ है यानी 7 से अधिक है, इसका मतलब मेरा क्या होगा, क्षार होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब 19 में दिया हुआ है, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया हुआ है, बोला ये क्या सूचित करता है, ये आपका जो दिया हुआ है ये अम्ल यानी एसिड के डब्बों में ये दिया हुआ रहता है। एसिड के डब्बों में इसलिए दिया हुआ रहता है कि कभी भी ये हाथ में इसको ना लें, यानी नहीं लेने के लिए संकेत करता है। लेकिन आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है हमेशा हाथ साफ करना चाहिए, बिल्कुल गलत। हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, ये भी गलत। जाना चाहिए पर यहाँ पर हमको वो संकेत नहीं कर रहा है, हमको हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, ये भी गलत। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन में चेतावनी का चिन्ह, ये यानी वार्निंग का चिन्ह दिया होता है, चेतावनी दिया होता है कि कभी भी हाथ ना लगाएं। आगे देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक, यानी ऑप्शन नंबर का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन अधातु। तो अधातु पूछा है, अगर यहीं पर धातु अगर रहता तो धातु अगर रहता तो आपका होता पारा, लेकिन पूछा क्या है, अधातु, अधातु पूछा है तो क्या होगा, तो आपका ये ब्रोमीन हो जाएगा। आपका अगर धातु पूछता तो पारा होता, पर अधातु पूछा इसलिए आपका ब्रोमीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है, किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कहा जाता है बेकिंग सोडा अथवा बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है, ये आपका बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, ये होता है आपका सूत्र होता है बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना होता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है ये आपका परमाणु संख्या पर आधारित होता है,
यानी बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर इसको सजाया गया है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है आधुनिक आवर्त सारणी। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है। सबसे अधिक पूछा है आपका, देखिए सोडियम पोटेशियम दोनों है, पर आपका सबसे अधिक पूछा है, इसका मतलब यहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा। और पोटेशियम के बाद आपका आता है सोडियम, लेकिन सबसे अधिक पूछा है तो आपका पोटेशियम हो जाएगा। तो पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के होता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। तत्व या यौगिक पाए जाने वाले को क्या कहते हैं, खनिज कहा जाता है। कुछ भी अगर हम लोग जमीन के अंदर से निकालते हैं उसको हम लोग खनिज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनॉल में किस अभिक्रिया का समूह है। प्रोपेनॉल लिखा है तो प्रोपेनॉल में आपका एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल्कोहल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। प्रोपेनॉल में आपका ये हो जाता है एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो OH बॉन्ड OH हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ 27 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। पूछा है क्या नहीं होता, ये चीज़ पूछा है। तो आपको जल का टूटना ये भी होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना ये भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ये मुक्त नहीं करता है। आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है ना, तो आपको नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव ही आंसर होगा। तो आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, तो नहीं का कौन होगा, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, तो आपका नहीं का नहीं ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। पर किस दिशा में होता है, केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। फ्लोएम जो होता है पौधे में जो होता है, नीचे से ले जाकर के खनिज लवण ऊपर ले जाता है, सभी पौधे एवं पत्तियों तक वह पहुंचाता है, यानी वो सभी दिशाओं में ले जाता है। अगर मान लें नीचे की ओर कोई डाली टहनी गया है तो नीचे की ओर भी जाता है, यानी वह सभी दिशाओं में जाता है, यानी ऊपर नीचे दोनों की ओर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आपका देखिए 29 में दिया हुआ है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन कहते हैं, लेकिन आपका यहाँ एक भी ऑप्शन में नेफ्रॉन नहीं दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, न्यूरॉन लिख दिया है गलती से, आपका नेफ्रॉन होना चाहिए। तो आपका इसका सही आंसर आपका इसका नेफ्रॉन होता, पर यहाँ पर न्यूरॉन लिख दिया है। ऑप्शन एक भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो हार्मोन कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, यहाँ पर रासायनिक लिखना चाहिए पर हार्मोन लिखा है तो वो भी सही है। आपका एथिलीन जो होता है, एथिलीन जो है फल को, कोई भी फल को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन सबसे उसका उत्तरदायी होता है, एथिलीन के द्वारा वो पकता है। अगला देखिए, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है और अंडाशय द्वारा, थायराइड द्वारा, वृषण द्वारा, प्यूरिटी द्वारा। तो ये आपका पूछा है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन दो हार्मोन्स होता है मानव में, तो पुरुषों में होता है टेस्टोस्टेरोन और स्त्री में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये आपका अंडाशय में हो जाएगा, ये स्त्रियों में द्वारा, तो ये अंडाशय द्वारा हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। नर युग्मक और मादा संलयन को उसको निषेचन कहा जाता है। आपका क्या हो जाएगा, निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, दिए गए चित्र में जनन हो रहा है, तो ये जनन हो रहा है, तो ये हाइड्रा है। तो ये हाइड्रा में जो है ना, ये मुकुलन को दर्शा रहा है, ये मुकुलन को दर्शा रहा है, ये मुकुलन को दर्शा रहा है हाइड्रा में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। आप लोग को सभी मॉडल सेट का आप लोग को सॉल्यूशन मैं दूंगा, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरे सबको मैं सॉल्यूशन करके दूंगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और आप लोग को एग्जाम तक मैं पूरा हेल्प करूंगा। चलिए, और अब की बार 99 प्लस नंबर अंक से सबके साथ पास कीजिएगा सबको। देखिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, तो पक्षी और चमगादड़ का जो पंख होता है वह एक ही तरह से बना हुआ होता है, इसलिए उसको समजात अंक कहा जाता है। यानी समजात मतलब एक ही तरह के बना होता है, आकार जो होता है उसका एक ही जैसा होता है, यानी उसका जो ढांचा होता है वो एक ही जैसा होता है, इसलिए उसको समजात अंक कहा जाता है। समजात रहेगा अथवा समरूप रहेगा,
दोनों एक ही चीज़ आता है, तो यहाँ समझात लिखा हुआ है। आगे देखिए, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुना था? मेंडल जो वैज्ञानिक है, तो वह आनुवांशिक गुणों को देखने के लिए उसने मटर का पौधा को चयन किया था, मटर पौधा। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है 36 नंबर में, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक कौन है? उत्पादक तो बोला सांप, मेढक, घास, ग्रास हॉपर। तो आपका घास हो जाएगा उत्पादक। क्यों? क्योंकि वो प्राथमिक आहार वही है, घास जो होता है वो प्राथमिक आहार होता है, और इसी को खा करके कोई इसको क्या करता है, इसी को खा करके नेक्स्ट जो कुछ भी, अगर कोई भी मांसाहारी होता है तो सबसे पहला जो आहार होता है वो घास ही होता है, इसलिए घास हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, क्या होता है? शाकाहारी के लिए प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय, चतुर्थ। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, शाकाहारी का निर्माण होता है, प्रथम पोषी स्तर का वह आहार होता है, प्रथम पोषी स्तर का ये निर्माण हो जाएगा। आगे देखिए, ओजोन परत के उपक्षय के लिए जिम्मेदार है, माने वो जो क्षरण हो रहा है ओजोन परत, वो ओजोन का जो होता है सूत्र होता है O3, ओजोन परत जो है हानिकारक जो पराबैंगनी किरण सूर्य से आती है, तो उसको जिम्मेदार कौन है? तो CFC जो है ऑप्शन नंबर बी में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपका उत्तरदायी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 39 नंबर, लास्ट नहीं और एक क्वेश्चन है, पर निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा उत्पादन का उदाहरण नहीं है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऊर्जा स्रोत का पूछ रहा है, ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा यानी जीव जंतुओं से जो प्राप्त होता है कौन नहीं है? लकड़ी भी जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, गोबर भी जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, कोयला भी होता है। ये नाभिक की ऊर्जा जो है ये आपका जैव मात्रा नहीं होगा, ये नाभिक। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा और आंसर सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में है, लास्ट क्वेश्चन है, इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है। और मॉडल सेट जारी हो सकता है, जब अभी आपका पहला मॉडल सेट जारी किया गया है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो इस चैनल पर बने रहिए। आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैं सोल्यूशन करवाऊंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन के चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो पवन का मतलब जो हवा चलती है, जो पवन चक्की के द्वारा जब बिजली उत्पादन किया जाता है, तो कम से कम मिनिमम उसका 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए, तब जाकर के वह बिजली का उत्पादन कर सकता है, अन्यथा वह नहीं कर पाएगा। अगर उससे कम होगा तो डायनमो क्या होता है, डायनमो उसका बिजली का उत्पादन नहीं कर पाएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार का सॉल्यूशन पाने के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।